की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का पाठ तत्सत पढ़ने जा रहे हैं। हमने लेखक परिचय पढ़ लिया था, प्रमुख कृतियां भी देखी थी लेखक जैनेंद्र कुमार जी का, उनकी प्रमुख कृतियां देखी। साथ ही साथ विधा परिचय भी हम पढ़ चुके थे। विधा में हमें यह समझना है कि यह कहानी विधा है और यह गद्य साहित्य की बहुत ही रोचक विधा है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की है जैनेंद्र कुमार जी ने, ह्यूमन इमोशन जिसे कहते हैं, और जीवन का यथार्थ भी दिखाया है। जीवन का यथार्थ का अर्थ होता है जीवन की सच्चाई। मनोरंजन के साथ ही साथ उन्होंने किसी न किसी घटना का चित्रण किया है तथा कहानी की यही तो विशेषता है जहाँ पर जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और समाधानों को भी उन्होंने कहानी में उजागर किया है। और हमारे समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, बुरी बातें व्याप्त हैं, उसके बारे में भी बात की है यहाँ पर। रूढ़ियों की बात, आडंबरों की बात, और साथ ही साथ किस प्रकार हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं, यह भी समझाया है इस कहानी में। और यही उनकी कहानियों का सदैव उद्देश्य भी रहा। पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी का अर्थ है कि जहाँ किसी न किसी प्रतीक के रूप में कहानी को, कोई सिंबल्स दिखा के कहानी को समझाया गया है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में, देखिए अगर जंगल नहीं होते, अगर वन नहीं होते तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं रहता, यह हमें भली भांति पता है। तो वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पतियां भी जो हैं वो विशिष्ट प्रवृत्तियों की द्योतक हैं, विशिष्ट प्रवृत्तियां दिखाती हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसे बुद्धि, शक्ति और ज्ञान तीनों चीजें प्राप्त हैं, जो इस पृथ्वी पर किसी और जीव को प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा इंसान सभी महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे भी
और पशु पक्षी भी अपनी अपनी जगह सब ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी का अस्तित्व, सभी का होना इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए अर्थपूर्ण है। पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए, सभी का होना अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और सृष्टि में सब अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना कि ये पूरी की पूरी सृष्टि, इसका अस्तित्व किसके होने से है? इस परम पिता ईश्वर के होने से है, और यही सृष्टि का अंतिम सत्य भी है। अंतिम सत्य का अर्थ है यही बात, फाइनल वर्डिक्ट है कि हम कितने भी महत्वपूर्ण हों, पर हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण वह ईश्वर है जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, निर्माण किया है। देखिए, इस कहानी का शीर्षक है तत्सत। तत्सत का अर्थ है वही सत्य है। वही सत्य है अर्थात वह ईश्वर सत्य है, वह इस सृष्टि का सृजन करने वाला सृजक, जिसने इस सृष्टि को रचा है, वही सत्य है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आइए पाठ परिचय के पश्चात पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले कठिन शब्द देखते हैं इस पन्ने के। आइए कठिन शब्द देखें। गहन का अर्थ है गहरा। दहशत का अर्थ है आतंक। तोह का मतलब है खोजना, किसी को खोज करना। बड़ का अर्थ है बरगद का पेड़, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। अजब, अनोखा। तना, पेड़ का जमीन के ऊपर का हिस्सा तना होता है। शाखों या शाखा का अर्थ है डाली, डालियां। तथा ओछे का अर्थ है तुच्छ। काहे, किस लिए। उमर, उम्र। तत्सत, वही सत्य है। तथा वास, रहने की जगह। आइए पाठ पढ़ते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, ओह, कितना भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बात कर
विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ के पेड़ से कहा, बड़ से कहा लिखा गया है, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ, गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। बड़ दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा, वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर? किस लिए? इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। यह बातें बड़ और शीशम के पेड़ के बीच में हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे हैं। तुमने उस भयावने वन को देखा है? इस पर शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। देखिए, यहाँ पर एक वन की बात कर रहे हैं जहाँ पर दो शिकारी पहुंचे और वन बहुत ही घना है, जंगल बहुत ही घना है। अच्छा भला मनुष्य वहां जाने से डरेगा क्योंकि बहुत भयानक भी है। और यहाँ पर रहने वाले वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं। जब वह शिकारियों को आपस में बात करते सुनते हैं कि यह जंगल कितना भयानक है, और यह शिकारी तो यहाँ से चले जाते हैं, परंतु पेड़ आपस में यह सोचकर उलझ जाते हैं कि वह किस भयानक वन की बात कर रहे हैं।
कहाँ है ये भयानक वन। और उन्हें तो मनुष्य के अस्तित्व पर ही बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों इनके पास जड़ें नहीं हैं और किस प्रकार मनुष्य एक स्थान से दूसरी स्थान पर चलकर जा सकता है, पर उस पे पत्ते नहीं लगते, वह ऊंचा नहीं उगता। यह सारी बातें वृक्षों को बहुत ही अनोखी लग रही हैं। और साथ ही साथ वह मनुष्य के द्वारा की गई बातचीत कि एक भयानक जंगल है, वन है, यह सोच कर परेशान है कि आखिर भयानक वन क्या होता है और क्यों इन पेड़ों ने उस भयानक वन को कभी देखा नहीं। आगे का पृष्ठ पढ़ते हैं, पृष्ठ नंबर 40। बर्ड कहता है, सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर मैंने अब तक नहीं देखा। एक वृक्ष ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। अनजान वृक्ष, कोमल वृक्ष सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं। पर वे आदमी वन को भयावना बता रहे थे, खौफनाक बता रहे थे। जरूर वह चीतों से भी बढ़कर जानवर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इस तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास और भी पेड़ थे, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूं, मैं बहुत जानता हूं। आपने बांस का वृक्ष देखा होगा जिससे बांसुरी बनती है। उसमें कीड़े जब छेद कर देते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, तो जब हवा बहती है तो अपने आप ही सीटी की मधुर ध्वनि आपको जंगलों में सुनाई देगी
इससे भी लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं इस वन में भूत है, जबकि वह तो बेचारा बांस का पेड़ है जिसके छेदों में से हवा छनती है तो सीटी की आवाज आती है। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। पेज नंबर 40 समझने के पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। डरावना, डराने वाला, प्रीति, प्यार, लपट, अग्नि के ऊपर उठने वाली लौ। आपने आग जलती देखी होगी ना, उसमें से जो ऊपर ऊपर लपटें जैसी निकलती है ना गर्मी की, वह होता है लपट। लाश, शव, मृत शरीर, खौफनाक, भयानक, पोला, खोखला, तीखा, तीव्र, रीति, नियम तथा रिक्त का अर्थ होता है खाली। देखिए, यहाँ पर बड़ कहता है कि उसने बहुत तरीके के शेर, भालू, चीते देखे, परंतु यह जीव उसने कभी नहीं देखा। यह बहुत डरावना प्रतीत होता है। और बड़ कहता है कि मैंने मनुष्यों को आग की लपट से बड़े बड़े खौफनाक जीव जंतुओं को मारते देखा है, पर कभी भी मैंने वन की लाश नहीं देखी। कभी तो मनुष्यों ने वन को भी मारा होगा। इसका मतलब वह बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। बाकी के वृक्षों को भी कुछ पता नहीं था। तभी बांस का वृक्ष खड़खड़ करने लगा, हल्का होता है वो, और सीटी बजाने लगा कि मुझे बताओ क्या तकलीफ है, मैं सब जानता हूं। पर बांस को भी कुछ पता नहीं था। उसने बात को परिवर्तित करते हुए कहा कि मेरे भीतर जो खाली जगह है ना, वहां से हवा वन 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 करती, सीटी बजाती हुई गुजरती है, पर ठहरती नहीं। अगला पृष्ठ देखते हैं, उसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। वंश का अर्थ है बांस, व्याप्त, फैलाव, पदतल अर्थात पैरों के नीचे, स्पर्श किसी को टच करना, छूना, प्रमाण, सबूत, दुखियारा, दुख में फंसा, कठिनाई का अर्थ है मुश्किल, वाग्मी का अर्थ है विद्वान, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, अत्यंत, अत्यधिक, पराक्रमी, पुरुषार्थी, मुकाबला, प्रतियोगिता। आइए पेज नंबर 41 पढ़ते हैं।
बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको खास से इस विषय में पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी पहुंच सब कहीं है। वह कितनी व्याप्त है, कैसे फैली हुई है, और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हूँ। यहाँ से वहां तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा? तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके, और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहां से कैसे जाना जाए। देखिए, यहाँ तो सारे के सारे परेशान हैं, सोच में लगे हैं कि वन क्या है। क्योंकि आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है, तो हम अगली कक्षा में इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे।